हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने सबसे अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एनडीए 2024 खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी जिस चीज़ का इंतज़ार है आप लोगों को कि सर रिजल्ट कब आने वाला है, तो आज शाम तक आपका एनडीए का रिजल्ट आउट हो सकता है। ठीक है, समझिए, आज शाम तक आपका एनडीए का रिजल्ट आउट हो सकता है। ठीक है, तो सारे लोग जो है अपना बढ़िया से खा पी के बैठे हैं। ऐसा ना हो कि किसी का रिजल्ट अगर कुछ मतलब ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो खाना खाना छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। फिर से उठिए, फिर से दम लगाइए। जिनका भी नहीं हुआ है, जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है उनको भी कांग्रेस की। हाँ, अब आप दोबारा उठिए, दोबारा मेहनत करिए और आपने एक चीज़ सीखी कि हाँ क्या लापरवाही हुई, क्या चीज़ें रहीं, तो उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम आज क्या आपको पढ़ाने वाले हैं कि हमारा, आपको जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों का एक बैच शुरू हो रहा था एनडीए 1 2025, एनडीए 1 2025, जो हमारी बैच चल रही थी आयोटा 2.0। ठीक है, आयोटा 2.0 ये हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक, और बहुत से बच्चों ने जो है, हमारा एप्लीकेशन भी सक्सेस वाला के नाम से लॉन्च हो चुका है। बहुत से बच्चों ने उस पर एनरोल किया है जिनको सारी प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो जो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ रिड्यूस करके हम लोग पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन वाले बच्चों को कुछ ज़्यादा पढ़ाएंगे, नहीं, अभी ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, बट हाँ ये है कि जिन बच्चों ने एप्लीकेशन खरीदा उनको थोड़ा तो बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि उनको पीडीएफ्स प्रोवाइड होंगी और बहुत सारी चीज़ें, डीपीपी वगैरह, मेंटीज और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। बट हाँ, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन अभी नहीं बाई किया हुआ है, ठीक है, मैं बता दूं, ये जो बैच हमारा रीस्टार्ट हुआ है, इसका जो बैच का प्राइस है बहुत कम रखा गया है। 699 रुपीज़ हमारे बैच का प्राइस रखा गया है। ठीक है, और आपकी क्लासेस अब लगातार शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रशांत सर की क्लास हो चुकी है और अब आपकी फिजिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पहले ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग सक्सेस वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो बैच परचेज करिए, जिससे आप उसका लाभ उठा सकें जितने हमारे बच्चे उठा रहे हैं सक्सेस वाला एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मैं ऋतिक मिश्रा आप शुरू करता हूं आपके साथ ग्रेविटेशन चैप्टर को। ठीक है, और आप जानते हैं, बाकी आपको पता ही है कि फिजिक्स हमारा जीएटी का पोर्शन होता है और इसमें न्यूमेरिकल, इसमें आपके न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को लेके लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सर मेजॉरिटी किसकी रहती है? मेजॉरिटी बेटा कॉन्सेप्ट की रहती है। और न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आपसे 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछेगा। कितने? 2 या 3 न्यूमेरिकल सर आपसे पूछ लेगा और बस उतना ही रहेगा। बाकी आपका ज्यादा से ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट रहता है। ये सिर्फ मैं ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा, ये फिजिक्स के हर एक टॉपिक के अंदर आने वाले जो भी चीजें पढ़ेंगे उनमें है। बट क्या सर हम 2 ही 3 न्यूमेरिकल देखेंगे हर एक टॉपिक के? नहीं बेटा, हम आपको बिल्कुल एकदम से हर एक चीज पढ़ाएंगे। हम आपको यहाँ 100% देने वाले हैं। क्या हम आपको 100% देंगे? ऐसा नहीं कि सर 2 ही 3 क्वेश्चन है तो 2 ही 3 क्वेश्चन लगा के, नहीं। हाँ, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, जैसा कि इस बार भी हम लोगों ने एज इट इज बिल्कुल क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया था, जो आपके एग्जाम में आया था उस क्वेश्चन को हमने छाप दिया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट को भी छाप दिया था हम लोगों ने। किसको? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को भी छाप दिया था। जैसा आपके क्लास में आया, सॉरी, जैसा आपके क्लास में पढ़ाया गया, वैसा ही पूरा का पूरा डेटा उठा के एग्जाम में रखा गया। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम अच्छी चीजें प्रॉपर कंटेंट में मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा जो है इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक, हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना चाहिए। आप एनडीए तक अपना लेवल मत रखिए, थोड़ा आप उससे लेवल ऊपर बढ़ाइए,
थोड़ा लेवल ऊपर बढ़ाइए, एनडीए तक की मत रखिए। तो कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, भले वो एनडीए में नहीं आ रही है, लेकिन आपको क्यूरियस रहना चाहिए कि ये चीज होती क्यों है, ऐसा करके। ठीक है, तो नाउ वी मूव टुवर्ड्स अ लेक्चर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और जिसका वेटेज रहता है लगभग इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो सर क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या है सर? इतनी सारी चीजें आपने हमको बता दी, ग्रेविटेशन क्या है? ठीक है, क्या ग्रेविटेशन है समझिए। आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ, या हमारा अपना सोलार सिस्टम ले लीजिए, क्या ले लीजिए? सोलार सिस्टम ले लीजिए। ठीक है, सोलार सिस्टम का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सौर परिवार, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में उसको बोला जाता है सौर परिवार। क्या बोलते हैं? सौर परिवार। ठीक है, और आप जानते हैं कि उसमें हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं और बीच में हमारा सन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, इस तरीके से हमारा सन होता है। ठीक, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स क्या रहते हैं? इसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। क्या? घूमते रहते हैं। ठीक, देखिए हर एक चीज से आपका मतलब जुड़ा हुआ है कि सर ये क्यों? हर एक चीज से मतलब आपका जुड़ा, ये क्या है? हमारा सन, सन है। सन बेटा क्या होता है? कि स्टार होता है। क्या होता है? स्टार होता है। और इसके चारों तरफ आपके प्लैनेट्स जो हैं घूमते रहते हैं। क्या? अपनी अपनी ऑर्बिट में, इस तरीके से आपके अपनी अपनी ऑर्बिट में प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपनी अपनी ऑर्बिट में सन क्या, सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, मान लो मर्क्यूरी हो गया, ठीक है, और नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारे क्या हमारे, ये हमारे प्लैनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहते हैं। ठीक, अच्छा, और ये किसी न किसी फोर्स से बाइंड होते हैं। हर एक प्लैनेट जो है सन से किसी ना किसी फोर्स से बाइंड है, और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इस पर सेंटर पर एक लगने वाला कोई फोर्स होगा जो इसको क्या किए हुए है, जो इन प्लैनेट्स को सन के चारों तरफ रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यूसीएम पे जाएं तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम है। ठीक है, ये अच्छे से आपको ये चीज मालूम है कि यूसीएम में क्या सर, यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब कोई प्लैनेट या जब कोई बॉडी किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही होती है तो क्या होता है? तो क्या होता है सर? वेलोसिटी वेक्टर और ये रेडियल वेक्टर, आपका रेडियस वेक्टर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और ये जो आपका चलता है ना इस तरीके से, इस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक इसी तरीके से इस सन के चारों तरफ, क्या इस सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं इस तरीके से, मान लो यहां पर ये आपका कोई प्लैनेट हो गया, अर्थ हो गई, नेपट्यून हो गया, यूरेनस हो गया, सैटर्न हो गया, इस तरीके से आपके सारे प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ठीक है, कैसे? अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर देखो, जो भी इस बोर्ड पे आपको लिखा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जा रही हैं। मैंने बोला कि सर जो चारों तरफ हमारे होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जो भी आपके प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। किसमें सर? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। समझो ध्यान से, यानी कि ये जो सारे हमारे प्लैनेट्स हैं इनका सन के अराउंड जो ट्रैजेक्टरी होती है वो सर कैसी होती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट पे होती है। कैसी होती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा सर, ट्रैजेक्टरी कैसी होती है इनकी? सर ट्रैजेक्टरी कैसी होती है, जो भी प्लेनेट हमारे घूमते हैं उनकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है? देखो यहां से हर एक पॉइंट आप नोट करते चलिए,
हर एक पॉइंट यहां से इस थ्योरी में हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रैजेक्टरी कैसी होती है सर? इलिप्टिकल। क्या सर हमेशा इलिप्टिकल ही रहेगी? नहीं, ये आपकी ट्रैजेक्टरी सर सर्कल भी हो सकती है। क्या? ये ट्रैजेक्टरी आपकी सर्कल भी हो सकती है। ये ट्रैजेक्टरी आपकी हाइपरबोला भी हो सकती है। क्या? हाइपरबोला भी हो सकती है। ये ट्रैजेक्टरी आपकी पैराबोला भी हो सकती है। क्या हो सकती है? पैराबोला भी हो सकती है। तो सर पहचानेंगे कैसे कब इलिप्टिकल ऑर्बिट है, कब सर्कल है, कब हाइपरबोला है, कब पैराबोला है? ठीक है, तो उसके लिए आप याद रखिए, ये डिपेंड किस पे करता है? जो ट्रैजेक्टरी होती है बेटा, ये डिपेंड करता है, ये सारी जो आपने ये चीजें देखी इसमें, ये जो मैं चीज आपको लिख रहा हूं ये ट्रैजेक्टरी के बारे में, ये डिपेंड किस पे करता है? ये ऑर्बिट्स, आप ट्रैजेक्टरी या जो भी इनका शेप बनेगा कि ऑर्बिट में है या सर्कल में है या हाइपरबोला में है, ये पहचानने के लिए आपको ये चीज डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स अपॉन, याद रखिए, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशन ऑफ, इनिशियल कंडीशन या पोजीशन, इनिशियल कंडीशन ऑफ प्लैनेट, या प्लैनेट ही ले लेते हैं क्योंकि हम प्लैनेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये जो हमारे सर्कल में घूम रहे हैं या हाइपरबोला या एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या ये हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट रहती है, या सर्कल भी सर हो जाती है, या हाइपरबोला भी हो जाती है, पैराबोला भी हो जाती है? बेटा ये सब हो जाते हैं। ट्रैजेक्टरी एलिप्टिकल भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, हाइपरबोला भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकती है। बट कब सर? ये डिपेंड करेगा कि आपके प्लैनेट की इनिशियल कंडीशन या इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन या इनिशियल कंडीशन क्या है, इस पर आपकी ट्रैजेक्टरी डिपेंड करेगी। हाँ या ना बोलो। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, सन के चारों तरफ ये हमारे प्लैनेट घूमते रहते हैं। कौन? प्लैनेट घूमते रहते हैं। जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको हम, ये जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, जो इन प्लैनेट्स के चक्कर लगाता है, जो इन, भाई हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और एक और हमारी कैलेस्ट्रल बॉडी होती है। क्या होती है? कैलेस्ट्रल बॉडी जिनको बोलते हैं। क्या? कैलेस्ट्रल बॉडी। क्या सर? क्या? कैलेस्ट्रल बॉडी। कैलेस्ट्रल बॉडीज भी हमारी जो हैं वो घूमती रहती हैं किसके अबाउट? अर्थ के अबाउट, या डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं प्लैनेट के अबाउट। प्लैनेट के अबाउट, अर्थ ना बोल के हम क्या बोलेंगे कि प्लैनेट के अबाउट हमारी ये बॉडीज क्या करती रहती हैं? घूमती रहती हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान से, ध्यान से समझ में आ रहा है? तो प्लैनेट्स के अबाउट हमारी ये कैलेस्ट्रल बॉडीज घूमती रहती हैं, जिनको हम बोलते क्या हैं? जिनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? जो सन के चक्कर लगाए वो प्लैनेट होता है, और जो प्लैनेट के चक्कर लगाए उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे अर्थ के, जो अर्थ के पास कितनी नंबर ऑफ सैटेलाइट है? सिर्फ एक सैटेलाइट है, सिर्फ एक सैटेलाइट है, और उसको हम क्या जानते हैं? मून। यानी कि मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है सर। मार्स के पास, अब देखो कुछ याद रखो कि किन के पास कितनी सैटेलाइट्स होती हैं। मार्स के पास कितनी सैटेलाइट होती है बच्चा? मार्स के पास 2 सैटेलाइट होती हैं। कितनी? 2 सैटेलाइट होती हैं। और जुपिटर के पास, जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट होती हैं? 63 सैटेलाइट्स होती हैं। और यहां पर लिख लो मैक्सिमम। क्या? मैक्सिमम। चीजें पूछी जा सकती हैं। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट होती हैं। कितनी होती हैं? 63 सैटेलाइट जुपिटर के पास होती हैं। उससे ज्यादा किसी भी प्लेनेट के पास सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि मून है। मार्स के पास 2 सैटेलाइट होती हैं। जुपिटर के पास 63 सैटेलाइट्स होती हैं, और ये सैटेलाइट्स आपकी क्या होती हैं? मैक्सिमम होती हैं। ठीक है। सैटर्न के पास, ठीक है, सैटर्न, सैटर्न के पास कितनी सैटेलाइट होती हैं सर? सैटर्न, सैटर्न के पास सर 31 सैटेलाइट्स होती हैं। कितनी? 31 सैटेलाइट्स होती हैं। और क्या बचा आपका? और क्या बचा? नेपट्यून बचा। क्या बता? नेपच्यून बचा।
इसके पास कितनी सैटेलाइट होती हैं? इसके पास सैटेलाइट्स होती हैं 27। कितनी सैटेलाइट्स होती हैं बच्चा? इसके पास 27 सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है? नहीं, इसके पास 13 सैटेलाइट्स होती हैं, एक मिनट, इसके पास सैटेलाइट्स होती हैं 13, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स याद कर लेना। तो सर 27 किसके पास होता है? यूरेनस, यूरेनस के पास 27 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक, समझ में आ गया? तो अर्थ के पास एक सैटेलाइट जिसको मून बोलते हैं, मार्स के पास 2 सैटेलाइट होती हैं, जुपिटर के पास 63, सैटर्न के पास 31, नेपच्यून के पास 13, यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स होती हैं। क्या सर हम अर्थ को बता दें कि अर्थ के पास एक होती है, तो क्या हम इसको मिनिमम बोल दें? इसको हम मिनिमम बोल दें? मिनिमम बोल दें? नहीं, मिनिमम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सैटेलाइट ही नहीं होती है। कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया मर्क्यूरी, ठीक है, और एक हमारा हो गया वेनस। मर्क्यूरी और वेनस हैज नो सैटेलाइट, हैज नो सैटेलाइट। यानी कि आप सोच रहे हो कि सर यहां से तो सवाल आता ही नहीं। अरे कैसे नहीं बन सकता, देखो मैं बना रहा हूं। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ऐसे पूछ लेगा कि बताओ कि ऐसे कौन से 2 प्लैनेट्स हैं विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। ग्रेविटी का क्वेश्चन। तो कितने? मर्क्यूरी एंड वेनस आर 2 प्लैनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट्स, नो सिंगल सैटेलाइट। मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं होती है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास अधिकतम उपग्रह हैं या मैक्सिमम सैटेलाइट हैं? बेटा सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। और प्लेनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लेनेट को हिंदी में ग्रह बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। और स्टार को तो आप जानते हो एक तारा होता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं? वो कौन सा है? वो कौन सा है? वो जुपिटर है। कौन सा? जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह, है ना? और सबसे कम किसके पास है? मर्क्यूरी और वेनस के पास। सर कितने हैं? एक भी नहीं है, जीरो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। कितनी? 0, ठीक है? तो ये हमारा सोलर सिस्टम होता है। अच्छा, ये सर इतनी चीजें बता दी। यहां से आप समझ लीजिए कि कोई एमसीक्यू में आपसे जो मैंने क्वेश्चन बनने वाले हैं 1 से 2, वो मैंने आपको बता दी कि यहां से वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो देखा हम लोगों ने ये कि इवन प्लैनेट टू प्लैनेट नहीं, हमारा पूरा सोलार सिस्टम, पूरा का पूरा सोलार सिस्टम एक फोर्स से बाइंड होके चलता है। ये सारे प्लैनेट्स, ये सारे सैटेलाइट्स, ये सारे आपके जितने भी हैं, ये सब एक फोर्स से कनेक्टेड होते हैं। और वो फोर्स कैसा होता है? उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और उसी सेंट्रल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो समझो ध्यान से क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, समझिए। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स is called force of gravitation, force of gravitation। ठीक है, force of gravitation, समझ में आ गया? Gravitation is the name given to the force of attraction between any two bodies of the universe, that is the attraction between the sun and earth। वही हम लोगों ने चीज अभी डिस्कस की कि अर्थ और सन जो एक दूसरे से बाइंड होके किस फोर्स से बाइंड होके चला रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ में आ गया? कैसा फोर्स लग रहा है सन और अर्थ के बीच में या किसी अदर प्लैनेट्स के बीच में? सर वो फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स ग्रेविटेशनल होता है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसा फोर्स होता है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा? सेंट्रल फोर्स होता है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स होता है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा वीक फोर्स होता है। कैसा? सब याद रखो, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कैसा फोर्स होता है? ये हमारा एक वीक फोर्स होता है।
क्यों वीक होता है, ठीक है, क्यों वीक होता है भैया, वीक क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने आगे लेक्चर में, ठीक है। यहां क्यों डाल लो, यहां क्यों आंसर डाल लो, और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स क्यों होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो क्या देखा हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, वो एक वीक फोर्स होता है। अच्छा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में लगता है। कहां लगता है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। इसका मतलब क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज कह लो या आप कह लो हैवी बॉडीज। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि ग्रेविटेशन को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लागू होगा जहां पर आपकी बॉडी कैसी होंगी, जहां पर आपकी हैवी बॉडीज होंगी, मतलब जिन जिन वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत बड़ा होगा। हैवी बॉडीज का मतलब है बहुत बहुत बड़े द्रव्यमान वाली चीजें, बहुत बड़े द्रव्यमान वाली वस्तुएं। क्या कहते हो सर, बहुत बड़े द्रव्यमान वाली जहां वस्तुएं होंगी वहीं पर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। समझ में आ रहा है, कान को खोले रखिएगा और बोर्ड पे जो भी चीजें लिखाई जा रही हैं आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं, नहीं, यहीं से तो क्वेश्चन उठाता है सर। तो यहां से अगर क्वेश्चन बना ले कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, तो आप अगर 4-5 आपको ऑप्शन दे दे तो आप कैसा लगाओगे। अगर सेंट्रल फोर्स दिख रहा है तो सेंट्रल फोर्स आप हेडिंग में सॉरी उसमें टिक कर दोगे। या उसने कह दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा वीक होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको कौन सा फोर्स सेलेक्ट करना है। वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स होता है। क्यों वीक होता है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए लगता है, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए लगता है। कैसे सर, 2 टेनिस बॉल ले लो, 2 फुटबॉल ले लो, हमारा पूरा यूनिवर्स जो है इसी पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स पे चला, अभी हम लोगों ने देखा। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे लोग बोलो तेज तेज, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स, वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होने वाला। एक पॉइंट सर देखो यहां पर और मिल गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव। अरे सर कैसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। देखो सब यही तुम्हारे पॉइंट, यही बस यही उठा के जब तुम देखोगे ना एग्जाम पेपर में तो यही उठा के हम वीडियो डालेंगे कि जो पढ़ाया वही आया। आया समझ में। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, जो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, पथ पर निर्भर नहीं करते हैं। मतलब सर कि डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पाथ डिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है। अच्छा एक चीज और पूछ सकता है, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, देखो ध्यान से, सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा फंडामेंटल फोर्स है। कैसा, ये फंडामेंटल फोर्स होता है, ये फंडामेंटल फोर्स होता है। क्या होता है, ये फंडामेंटल फोर्स होता है। देखो कितनी चीजें निकल के आ गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, पहली चीज सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, फंडामेंटल फोर्स। और ये कहां लगता है, बहुत बड़े द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में लगता है। किस में लगता है, बीच में लगता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा सर ये फोर्स है तो वेक्टर होगा, बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी, वेक्टर। तो सर इसकी कोई दिशा भी होगी, बिल्कुल सही दिशा होगी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये फंडामेंटल फोर्स होता है और ये डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें, एग्जामिनर कुछ भी बना दे सकता है, वो कह दे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा,
और वो ना फंडामेंटल देना, कंजर्वेटिव देना, वीक देना, सेंट्रल दे, वो उठा के तुमको दे दे क्या, क्या डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, या दोनों होते हैं, नन ऑफ दीज, तो क्या टिक करके आना है सर, डायरेक्शनल टिक करके आना है। समझ में आ गया सर? अच्छा डायरेक्शनल है तो उसकी डायरेक्शन होगी क्या, तो मैं यहां को मतलब यहां पर आपको मैं भी फिगर से बना के बता रहा हूं। देखो मान लो एक ये सिस्टम है कि ये सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसके बारे में अभी बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर समझ लो कि इस फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या। तो मैंने क्या किया, इसका मास m है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, कोई भी बड़ा है कोई भी छोटा है हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है, मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है ना, जो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो दिखाई दे सके, जो आप देख रहे हो, है ना। अच्छा सर आप इतनी देर से बोल रहे हैं, पूरा ऊपर डिफिनेशन भी लिखी हुई कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है, ठीक। यहां से देखो एक और पॉइंट निकल के आ रहा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब सर कैसा, ये हमारा आकर्षण बल होता है। कैसा, आकर्षण बल होता है, मतलब ये चीजों को अपनी तरफ खींचता है। तो सर हम दोनों, हम और आप सामने सामने खड़े हैं, तो हम लोग एक दूसरे के जो है खिंच नहीं आते हैं, या गले नहीं लग जाते, यहां से खड़े आप वहां खड़े गले लग जाइए, क्यों, क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया ये वीक फोर्स है। अब ये वीक फोर्स क्यों है, आगे मैंने क्यों लिख दिया, इसका मैं रीजन आपको अभी बताऊंगा, थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, ठीक, सबर करो। अच्छा, तो ये दो मासेस हैं, m1 है और m2 है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इसको हम बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मासेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मासेस। तो क्या होगा सर, सर ये तो फोर्स अट्रैक्शनल है, ये बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा इसको, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि देखने से ये लग रहा है कि फोर्स तो सर ये डायरेक्शनल है, बट ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शनल होगा, जो क्या होगा, ये फोर्स जो रहेगा इसी लाइन ज्वाइनिंग पर रहेगा, जैसे या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ, इसी लाइन पर ये दो मासेस रखे हुए हैं, ये दो पेन है हमारे, देखो ध्यान से, ये दो पेन है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सर दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वीक है। क्यों है बताऊंगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई एक लाइन मैंने मान ली, कौन सी, मान लो ये हमने एक लाइन मान ली, इन दोनों को ये एक बीच वाली लाइन ड्रॉ करें, समझो देखो मैं आपको पास से दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है, एक ये है एक ये है, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है ना, तो फोर्स इसी पर होगा, इसी पर डायरेक्शनल होगा। ये नहीं कि फोर्स यहां ऐसे हो जाए या फोर्स यहां ऐसे हो जाए, नहीं, ये फोर्स जो रहेगा, ये फोर्स बेटा इसी पर डायरेक्शनल रहेगा, लाइन ज्वाइनिंग। क्या, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर लिख लो, मैं फिलहाल अगली बार बता दूंगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always along the line joining, along the, आगे बताऊंगा, along the line joining of two planets, अभी बताऊंगा फिर से मैं ये चीज, सॉरी, टू बॉडीज या टू सिस्टम, टू बॉडीज। आया समझ में? तुम्हारे इसी बोर्ड पर, पता है तुमको, इतनी अच्छी चीज कि तुम्हारे इसी बोर्ड पर 2 से 3 नंबर जुड़े हैं, इसी बोर्ड पे, यही उठा के तुमको दिखाएंगे कि सर यहां से सवाल आया कि नहीं आया। समझ में आ गया? ठीक, देखना, चलो रिकॉर्डिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, सही, समझ में आ गया। हाँ, तो सर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ क्या, सही है, लेकिन कुछ कुछ हो गया, तो हम तुमको बता रहे हैं। यहां देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत सारा जो है खिचड़ी हो गई, तो हम यहां पर आपको पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्या सर, पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है, पहली चीज तो वो सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि वो केंद्रीय बल होता है। कैसा, कि वो हमारा बल जो होता है वो केंद्रीय होता है। कैसा बल होता है, बल हमारा जो होता है वो केंद्रीय बल होता है, ठीक है,
कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है। दूसरी चीज, ये हमारा फोर्स जो होता है वो वीक होता है, वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स का मतलब सर क्या कह सकते हैं कि ये कमजोर बल या कुछ भी, मतलब वीक का मतलब होता है कि कहाँ कमजोर होता है, ये ऐसे लिख दो, मतलब जो भी समझने के लिए, कमजोर बल होता है, ये बहुत ही कमजोर होता है। और क्या हम लोगों ने देखा, तीसरी चीज, ये फंडामेंटल फोर्स होता है। चार तरीके के हमारे फंडामेंटल फोर्स होते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा एक फंडामेंटल फोर्स है, मतलब ये मूलभूत बल है, ये मूलभूत बल होता है फंडामेंटल। और मूलभूत बल कौन से होते हैं, और दो कौन, तीन कौन से बच्चे, चार होते हैं। एक तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हो गया, ठीक है, और बाकी कौन से होते हैं, तो एक तो हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो फंडामेंटल फोर्स होता है, ठीक। और एक हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। ये तीन फोर्स आपके और जो होते हैं वो फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं, फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, और हमने क्या बोला था कि ये हमारा कैसा फोर्स होता है, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। किस तरीके का फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके का, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब है कि ये हमारा आकर्षण बल होता है। कैसा, ये हमारा आकर्षण बल होता है। और हमने पांचवी चीज क्या देखी थी कि ये जो हमारा बल होता है ये कंजर्वेटिव होता है। बेटा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब मुझे हिंदी में नहीं मालूम है, कंजर्वेटिव फोर्स, क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। मैं देख लेता हूं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए भी, उनको भी ये लेक्चर हेल्पफुल लगे जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। और बहुत शांति से पढ़ना है, बहुत जल्दी नहीं मचानी है कि सर सारा फटाफट खत्म कर दीजिए। हम लोगों के दिमाग में प्लान है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें तो अजीब भाई आ रहा है, साथ संरक्षी और असंरक्षी बल होता है क्या, कंजर्वेटिव का मतलब, है ना। कंजर्वेटिव का मतलब हाँ शायद समझ आया, संरक्षी बल, इसमें तो पता नहीं क्या रूढ़वादी बल, पता नहीं क्या बता रहा था, याद आ गया, क्लिक कर गया दिमाग में कि शायद संरक्षी बल होता, देख लेना आप लोग ये। फिलहाल इतना याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो डिपेंड किस पे करता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, वीक फोर्स क्यों है ये हम इतनी चीजें अपने पीछे क्या कर चुके हैं, इतनी चीजें हम लोग अपने पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्या हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, ये पॉइंट याद रखो, इज ऑलवेज along the along the line joining along the line joining of two bodies or planets. टू बॉडीज, ठीक है, इतना लिख लो। तो ये था हमारा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये सब की बात जो है हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब करेंगे अभी, समझ में आ गया। तो फोर्स है, जाहिर सी बात, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी, लेकिन फिर हम बाकी आगे चीजें डिस्कस कर रहे हैं अभी, इतना आप ये सब चीजें याद रखो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसको सर हिंदी में लिख दीजिए, कुछ बच्चे जो है हमारे वो परेशान हैं, हिंदी में लिख दो। तो लो मेरा बउआ, इसको हम लिखे दे रहे हैं एकदम तुम्हारे लिए, साक्षात एकदम हिंदी में लिखे दे रहे हैं, ठीक। इसको उठा के हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं, और ये हमने लिख दिया अपने बच्चों के लिए हिंदी में। क्या ये दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दिया, सर नहीं दिखाई दिया, चलो। तो इसका मतलब हमारे बच्चा ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा,
गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव, या इसके आगे थोड़ा एक और चीज बढ़ा लो, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव उन दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के, सर हिंदी आपकी अच्छी है, अरे भैया रेखा वो वाली रेखा नहीं, रेखा आपकी लाइन वाली रेखा, रेखा के अनुदिश होता है, के अनुदिश होती है, के अनुदेश होती है। समझे? समझ आया भाई? राइटिंग हिंदी पे मत जाइएगा, लेकिन आप लोग चीजें समझें, ठीक है? कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव उन दो वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। कैसे दिखाओगे सर? ये एक प्लैनेट हो गया, ये एक प्लैनेट हो गया, और इन दोनों के बीच में मिलाने वाली लाइन ये, यानी कि या तो फोर्स इस पर होगा, या तो फोर्स इस पर होगा, या तो मतलब इधर ही होगा, इस पर होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। आए समझ में? ये आप फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं, ये जो देख रहे हो ना, ये फोर्स की डायरेक्शन, मतलब ऐसे लाइन है तो इसी के ऊपर आपकी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। ठीक, क्लियर है? समझ आया? चलो, तो इतनी बातें हमारी हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अच्छा, एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट जो है अभी इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, सर कैसे, कौन सा फॉर्मूला जिसकी हम इस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपलर्स लॉ। अरे सर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपलर्स लॉ। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको भी पूरा सोलार सिस्टम बताया था, उसी के हिसाब से कैपलर ने हमको एक लॉ दिया था। क्या? एक लॉ नहीं, तीन लॉ दिए थे। पहला कौन सा लॉ होता है? ठीक, पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट। कैपलर्स का फर्स्ट लॉ किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। दूसरा लॉ माना जाता है लॉ ऑफ एरिया के नाम से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तीसरा होता है कैपलर्स का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या होता है? लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक, तो मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है। कैपलर के फर्स्ट लॉ में यह लिखा है, देखो आपके पीडीएफ मिल जाएगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। कैपलर्स फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, हालांकि आपके पीडीएफ में, पीपीटी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, उसका फील दूंगा। इनके कहने का मतलब, कैपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आपका, उन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पाथ है। क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्या है ये हमारी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल को क्या बोलते हैं? इलिप्स को क्या बोला जाता है? इलिप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलिप्स को हिंदी में बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी? दीर्घवृत्ताकार। कक्षा में दीर्घवृत्ताकार कक्षा है ये। क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। क्या कि हमारा जो हाँ, जो सारे हमारे ग्रह घूम रहे हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा ये बनी हुई है, जिसके फोकाई पर, यहां पर कौन है? यहां पर हमारे सूरज भगवान है। कौन है? यहां पर हमारे सूरज भगवान है। कौन है? यहां पर सन है।
और इनके चारों तरफ हमारे कौन घूम रहा है, मान लो ये कोई है, इनके चारों तरफ हमारा ये सर्कल में कौन घूम रहा है, प्लैनेट। कौन घूम रहा है, प्लैनेट, ग्रह। कौन घूम रहा है, ग्रह घूम रहे हैं। समझ में आया। तो कैपलर का फर्स्ट लॉ क्या स्टेटमेंट क्या है, कैपलर के फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक ऐसे दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिसके फोकाई पर कौन है, जिसके फोकाई पर सन है। ठीक है, जिसके फोकस या जिसकी फोकाई पर क्या होता है, सन होता है। ठीक, और आप जानते हो दीर्घवृत्ताकार में दो तरीके की कक्षा, दो तरीके की आपकी रेडियस होती है। एक ये होती है आपकी मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो जरा हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कि स्टेटमेंट पढ़ते चलो। कहने एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यही मैंने आपको भी बताया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, यही हमने आपको बताया। ठीक है, क्या कि ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट इसके चारों तरफ क्या करेगा, ये प्लैनेट इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाएगा, इस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जिसके एक सेंटर पर क्या होगा, जिसके एक सेंटर पे क्या होगा, जिसके एक सेंटर पे हमारा जिसके एक सेंटर पे सन होगा, फोकाई पे क्या होगा, सन होगा। ये कैपलर का पहला लॉ है। क्या है ये कैपलर का पहला लॉ है। समझ आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये चीज तो हमको इतनी समझ में आ गई। ठीक, इसको इधर कर दो, अगर समझ में आ गई है तो इसको हम लोग यहां पे किए दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे कैपलर का सेकेंड लॉ। अच्छा सर, अभी एक चीज देखो, ये हम कैसे मान लें, मैं इस चीज का आपको प्रूफ भी दे रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इस चीज का आपको क्या दे रहा हूं, देखो सर क्या प्रूफ आएगा, नहीं आएगा, कुछ मैंने आपको चीजें बताई थी, कुछ मैंने आपको चीजें बताई थी कि कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी हैं, क्यों इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। अच्छा लेकिन ये जो है, अब समझो, ये घूम रहा होगा प्लैनेट, तो इसके पास क्या क्या चीज होगी, इसके पास पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा, इस प्लैनेट का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग, पढ़ चुके हैं। क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। बॉडी का खुद का जो भी प्लैनेट होगा उसका कोणीय संवेग होगा, होगा एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये इसकी रेडियस होगी, ये जो होगी, जो भी होगा, ये इसकी रेडियस होगी। अगर इसका हम अलग एक फिगर बना लें इस तरीके से, तो ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। ठीक है, यहां पर आपका जो है इस तरीके से सेंटर होगा, ये यहां से आर डिस्टेंस होगी, ये यहां से आपकी एक मेजर एक्सिस होगी, ये हम आर मान लेंगे, ये हम वी मान लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों क्यों ऐसा होता है, ये आर वेक्टर होगा और ये वी वेक्टर होगा। तो अगर हम यहां, आप लोग जानते हो कि किसी पॉइंट, ये प्लेनेट है, किसी पॉइंट का, अगर आप किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो एंगुलर मोमेंटम उसका, L इज इक्वल्स टू एल क्रॉस पी निकालते हो। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग सब जानते हो, आई क्रॉस ओमेगा। क्या होता है, आई क्रॉस ओमेगा। आई यहां पर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ओमेगा क्या होता है यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों में फर्क है, ये आपका मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, और L इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो आर वेक्टर इंटू पी की जगह पर हम लोग एम वी वेक्टर लिख सकते हैं। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आर क्रॉस एम वी वेक्टर लिखा जा सकता है। यानी कि जो आर वेक्टर है, क्या ये जो आर वेक्टर है, या इसको हम एल ना लिख के इसको हम जे लिख दें, क्या लिख दें, तब आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा।
कि इसको हम लोग जे बोल दें, क्या बोल दें, जे वेक्टर बोल दें। जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर जो जे होगा वो आर एंड वी, आर वेक्टर और जो वी वेक्टर का प्लेन बनेगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। याद रखिए ये चीज, ये सब ग्रेविटी का ही पार्ट है, ये मत सोचो कि अलग पार्ट है। यहां से पिछली बार एक सवाल आया है, अभी नहीं तो 2021 में एक सवाल आया था, 2021 में, कि इसमें से जो आर और वी वेक्टर प्लानिटरी सिस्टम में होता है कैप्लर्स लॉ में, उस पर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है। तो हमेशा याद रखो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो आर वेक्टर और वी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये एटलीस्ट कैप्लर के फर्स्ट लॉ का प्रूफ है कि हाँ, कि ये सारे प्लैनेट जो हो रहे हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं और इनका एंगुलर मोमेंटम इसके, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कैप्लर का सेकेंड लॉ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, कैप्लर्स सेकेंड लॉ, कैप्लर का सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या, किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। किससे नाम से, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से। सेकेंड लॉ को किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ एरिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्या कहता है ये क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया हमारा क्या कहता है, सुनो समझो लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है। कैप्लर ने ये बताया, कैप्लर महाशय ने ये बताया कि ये जो प्लैनेट हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये जो प्लैनेट हमारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं इस तरीके से, जैसे मान लो यहां पर आपका कौन है, महाशय सन है। अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर हमारे सन साहब हैं, हमारे भगवान है, कौन, सन भगवान है। और यहां पर मान लो एक, थोड़ा आगे बढ़ा के बनाते हैं, यहां पर हमारे सन है और यहां पर हमारा कोई पी प्लैनेट है, ठीक, कोई प्लैनेट है, पॉइंट पी मान लिया। अब मैंने माना कि ये प्लैनेट यहां से यहां तक गया, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक गया, तो जाहिर सी बात है उसने एरिया कितना स्वीप किया होगा, इतना एरिया स्वीप किया। कितना एरिया स्वीप किया, ठीक है, कितना एरिया, चलो नहीं आ रहा, इतना एरिया स्वीप किया। कितना एरिया स्वीप किया भैया, ये एरिया स्वीप हुआ, इतना एरिया बना, ठीक। अब ये प्लैनेट अभी यहां था, प्लैनेट यहां हो गया। अब मान लो प्लैनेट उठ के यहां आया और यहां से वो यहां तक आया, तो अब इधर कितना एरिया स्वीप हुआ, इतना एरिया स्वीप हुआ। कितना एरिया स्वीप हुआ भैया, इतना एरिया, ये वाला। इसको हम मान लें, ये वाला एरिया हम मान लें कि इसमें एरिया A1 आया और ये वाला एरिया हम A2 मान लें। मतलब क्या हो रहा है कि प्लैनेट हमारा घूम रहा है, ये सन है, ये प्लैनेट हमारा पहले यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो इस मान लो इतने टाइम इंटरवल में, मान लो ये हमारा टाइम इंटरवल कितना है, मान लो डेल्टा टी है, इतना टाइम इंटरवल है। फिर यहीं से ये प्लैनेट यहां पहुंचा, मान लो ये पी है, ये पी डैश है, फिर यहां पर वो कहां पहुंचा, मान लो एस और एस डैश पे, मान लो पी से एस पहुंचा, फिर एस से एस डैश में मान लो वहां पर भी टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी, सेम टाइम इंटरवल। जितने टाइम इंटरवल में वो यहां से यहां तक उसने एरिया कवर किया है, उतने टाइम इंटरवल में एरिया यहां कवर किया गया है। क्या यहां पर एरिया, तो कैप्लर ने क्या बताया कि ये जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया कवर किया गया है वो बराबर होगा सेम टाइम। कैप्लर का सेकेंड लॉ ये कहता है कि एरिया स्वीप्स बाय प्लैनेट इन सेम इंटरवल इज इक्वल, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है उसने जितना भी एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में जितना भी एरिया कवर किया है वो उतने ही टाइम इंटरवल में किसी दूसरी जगह पर एरिया बना होगा वो बराबर होगा। कहीं भी आप देख लो, अब मान लो प्लैनेट यहां से यहां आ गया, इन दो पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो इन दो पॉइंट्स पर भी कवर करने वाला जो एरिया आएगा सर, इन पॉइंट्स को कवर करने वाला जो ये एरिया बनेगा गुरुदेव बच्चा मेरा, ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा।
कहीं भी आप एरिया ड्रॉ कर लो, किसी भी जगह पर आप दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया स्वीप हो रहा है, अगर इसको A3 मान लें तो ये भी हमारा क्या होगा, बराबर A3 होगा। समझ में आ रहा? ठीक, तो ये चीज होती है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, क्यों बराबर इक्वल एरिया स्वीप हो रहा है? कहने का मतलब है, अगर इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो केपलर ने ये कहा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि dA/dt जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चा, कांस्टेंट। याद रखो, क्या बताया गया, ये बताया गया केपलर के सेकंड लॉ में, ये चीज हमारी डिस्कस की गई। केपलर के सेकंड लॉ में हमारी क्या चीज डिस्कस की गई, केपलर के सेकंड लॉ में ये चीज डिस्कस की गई कि ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। क्या होता है, वो सेम होता है। किसके लिए, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लो तुम यहां से यहां जाने में तुमको 1 सेकंड लगा, तो तुमने कुछ एरिया बनाया इस प्लेनेट को, मान लो यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा, मान लो 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा उसको, उसने इतना एरिया कवर किया। अब मान लो यहां से यहां जाने में भी उसको 1 सेकंड लगा, उसने भी इतना एरिया कवर किया। आप देखने में भले आपको छोटा लग रहा है, देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये बात देखी गई इक्वल है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो प्लैनेट सन से दूर होगा, यहां लिख लो, क्या, कि स्पीड ऑफ प्लैनेट इज वेरी स्लो व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। याद रखो, ये प्लैनेट अभी यहां सन से बहुत दूर है, तो ये धीरे 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 एरिया कवर करेगा। लेकिन ये अभी देखो, मेरा मेरा हाथ, पेन देखना, हाथ देखो मेरा, ये मेरा धीरे 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 एरिया, मतलब एरिया का बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये सन से, ये जो हमारा देख रहे हो ना सन बड़ा सा, ये जो बड़ा सा तुम देख रहे हो ना, ये सन है। अभी ये प्लैनेट इस सन से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो ये धीरे धीरे स्पीड कवर करेगा। लेकिन जैसे वो यहां आएगा वो फटाक से एरिया बना लेगा, फिर यहां से धीरे 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 एरिया बनाएगा। फिर जैसे यहां आने वाला होगा इसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। यानी कि मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है, इस तरीके से मोशन हो रहा है। तो जितने समय में यहां एरिया बन पा रहा है उतने ही समय में यहां एरिया बन पा रहा है, और वो दोनों ही एरिया हमारे इक्वल हैं। दोनों ही एरिया हमारे क्या हैं, दोनों ही एरिया हमारे इक्वल हैं। इसी को बोलते हैं केपलर का सेकंड लॉ। मैं इसका भी आपको प्रूफ क्या कर सकता हूं, इसका भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो कि एरिया बराबर होगा, dA/dt हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, dA/dt कांस्टेंट होगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि यहां पर कोई भी, अच्छा अगर अब एरिया बराबर है, क्या है, एरिया बराबर है, एरिया बराबर है, तो जाहिर सी बात है कोई भी हमारा टॉर्क नहीं लग रहा, क्योंकि अगर टॉर्क लग रहा होता तो एरिया हमारा क्या होता, अलग अलग नहीं आता। देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो टॉर्क। एरिया बनने का, एरिया इक्वल बनने का रीजन क्या है, देयर इज नो टॉर्क, इसलिए एरिया हमारा dA/dt जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। सर इतना पढ़ा दूंगा, इतनी चीजें आपके दिमाग में बिठा दूंगा कि आप भूल ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो क्या देखा हमने कि सर ये प्लेनेट केपलर का सेकेंड लॉ है, प्लेनेट जितने टाइम में प्लेनेट यहां से यहां आके एरिया बनाया उतने ही टाइम में प्लेनेट यहां से यहां के एरिया बनाएगा, और वो दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है उस प्लेनेट पे, और स्पीड ऑफ प्लेनेट जो है वो बहुत ही स्लो है। क्यों टॉर्क नहीं लग रहा है, देखो। अच्छा सर, dA/dt कांस्टेंट तो होता है, लेकिन dA/dt अगर हमको निकालने को कभी आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो बच्चा यहां याद रखो, dA/dt इज इक्वल्स टू होता है 1 जो भी प्लैनेट है उसका मास मल्टीप्लाइड बाई जे वेक्टर। मल्टीप्लाई है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, जे वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का, और यही वैल्यू हमारी कांस्टेंट आती है। क्यों सर, मास तो कांस्टेंट होगा, ये भी, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जे कांस्टेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर टॉर्क नहीं लगेगा
तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या बात है सर, कहां से आपने उठा के हमें जोड़ दिया और एकदम हमारी चीजें क्लियर हो गई। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा गुड्डा? एंगुलर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। क्यों? क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि हमारा टॉर्क क्या है? टॉर्क हमारा कांस्टेंट है। ये नोट बना लेना, ये नोट कर लेना चीजें, ठीक? ओके सर, थोड़ा पॉज लो, फिर से सुनो, थोड़ी थोड़ी फटाफट, कंफ्यूजन नहीं। कैपलर ने कहा कि प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा जिसके फोकाई पर सन होगा। कैपलर का फर्स्ट लॉ खत्म। कैपलर के सेकंड लॉ में यह कहा गया कि जितने समय में एक प्लैनेट यहां से यहां तक, जितने टाइम इंटरवल में प्लैनेट एरिया कवर करेगा, अगले इंटरवल में उतना ही एरिया कवर होगा। जैसे मान लो यहां से, अब देखो कैपलर का सेकंड लॉ पढ़ लो क्या कह रहा है। कैपलर का सेकंड लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखो कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अभी देखा कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है? वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और इसी को बोलते हैं कैपलर का सेकंड लॉ, कैपलर्स सेकंड लॉ। वही मैंने आपको यहां पर बताया है कि लाइन ज्वाइनिंग द एरिया और लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, ये जो लाइन ज्वाइन करने पर एरिया बन रहा है ये इक्वल बनेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर दोनों का टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो एरिया हमारा दोनों का क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा लॉ यहां से अलग है ना, ये कैपलर का फर्स्ट लॉ यहां से, इस पर लाइन खींच दो वरना कंफ्यूज होगे। ये कैपलर का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, और ये कैपलर का सेकंड लॉ है। इसके ऊपर वाला कैपलर का फर्स्ट लॉ है, इसके नीचे वाला कैपलर का सेकंड लॉ है। ठीक, तो कैपलर लॉ के सेकंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि डीए बाई डी टी यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मम्मी का फोन है। ठीक है, समझ में आ गया? ये कैपलर का हमारा सेकंड लॉ हो गया। इसका भी एक बड़ा सा डेरिवेशन है लेकिन वो हम करवाएंगे नहीं क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत थी। ये फॉर्मूला कभी कभी उठा के वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे देता है कि बताओ क्या होगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब एक हमारा और बचा कैपलर्स का थर्ड लॉ, जो कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? देखो क्या है कैपलर्स थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जो ऑर्बिट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, वो जितने टाइम में घूम रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट ना, उसका टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और हम जानते हैं प्लैनेट के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक ये मेजर होती है और ये माइनर होती है, यानी कि ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ये वाली, इसके रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और वो यहां पर हमारा लिखा हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीजें? ठीक, तो थर्ड लॉ आपको ये ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? चलो अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा थोड़ा अपना आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक हमारा कैपलर्स लॉ खत्म हो गया। अब हम अपने फिर से उसी चीज पर आ जाएंगे, किस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड पर। और अब हम उसका निकालेंगे क्या? अब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, देखो, चलो ये यहां तक चीजें आपको खत्म हो गई हैं। जिन बच्चों को जो है स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, वो स्क्रीनशॉट फटाफट खींच लें यहां से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे अपना ग्रेविटेशनल, क्या डिस्कस करने वाले हैं? अब हम अपना डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या डिस्कस करेंगे? ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी, मतलब कैसे निकालेंगे। चलो देखो, अब हम यहां पर निकलेंगे ग्रेविटेशनल
फोर्स। अब मैं आपको देखो यहां पर जो क्यों वाला सवाल है ना, कि हम लोग सर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन फिर भी, और ये किन बॉडीज के बीच में लगता है, मान लो अगर आप दो लोग एक दूसरे के पास खड़े हो तो आपके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि ये बहुत वीक होता है। कैसा होता है? बहुत वीक फोर्स होता है, इस वजह से आपको नहीं पता चलता। और इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि वीक फोर्स है तो ये वीक फोर्स क्यों है, क्यों हमारा वीक फोर्स, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों वीक होता है, ये हम आज जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसको आपको मैग्नीट्यूड निकाल के बता देते हैं, समझो। इसका हम आपको मैग्नीट्यूड पहले बता दें, उसके बाद हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमको इसको, इसके लिए हमें क्या लेना है भैया? इसके लिए हमको पहली बात तो दो मासिव ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। मान लो एक हमारा ऑब्जेक्ट ये m1 है, ठीक है? या सॉरी, एक मिनट देखो, मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहां पर ये रखा हुआ है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है? इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, m2, ठीक? और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया है इस लाइन से, ठीक? और ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं? मान लें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है। क्या है? r है, ठीक? क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो जाहिर सी बात है कि एक फोर्स यहाँ का, अच्छा मैं अभी यहाँ पर इसका वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, मैं अभी इसकी एक जनरल वैल्यू निकाल रहा हूं, फिर हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, पहली चीज तो इन दोनों की, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की ऑपोजिट होगी। अभी इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, तो पहले आप लोग जो है इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए क्या है, इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए क्या है, उसके बाद हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स मान लो हमारे पास हैं, और ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? m1 और m2 के। किसके होगा? m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी हो जाएगी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये जो फोर्स होगा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, और ये किसके स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ के बराबर होगा? ये जो दो मासेस रखे गए हैं इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स लॉ पे। तो याद रखो ये लॉ कैसा होता है? ये इनवर्स लॉ होता है, याद रखो। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और आपका इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। कौन? एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलाम फोर्स। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर देंगे? ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिला कि F इज, अब देखना चीजें समझ में आ रही हैं, F इज इक्वल्स टू m1। अब बहुत चीजें समझने जा रहे हो, क्यों का आंसर आपको भी मिलने वाला है r स्क्वायर, ठीक? समझ में आ गया? इतना फोर्स हमारा लगेगा। कहने का मतलब है अगर आप मास बढ़ा देते हो तो फोर्स हमारा बढ़ जाएगा, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हो तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा। यहीं पर आप एक चीज और याद कर लीजिए, यहीं पर एक चीज आप और याद करिए। क्या सर? कि अगर हमको ग्राफ बनाने को आ जाए कि सर एफ और आर के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो याद रखो एफ और आर के बीच का ग्राफ कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? इस तरीके से ग्राफ आएगा। क्या ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारा फोर्स जो होगा, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा? जो हमारा फोर्स होगा, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे वैसे हमारा फोर्स जो होगा वो
कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पर पहले यहाँ पर हमारा बहुत कम था, तो फोर्स हमारा मैक्सिमम था। फिर जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फटाफट जो हमारा फोर्स क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। देखो, ठीक है, हर बार हमारा फोर्स क्या होता जा रहा है? फोर्स हमारा कम होता चला जा रहा है। तो ये इनवर्स, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, एफ इनवर्स 1/r स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो हमने जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें ये मिला। इसकी अब देखो, हम इसकी जगह पर क्या करेंगे? इसकी जगह पर एक हम कांस्टेंट लाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एम जी। क्या बोलते हैं? m1 m2/r स्क्वायर। ठीक है, क्या बोलते हैं? m1 m2/r स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीजें? ठीक है सर, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा? अब यही हेयर, अब क्या हम जो हमने लिखा है हम वो बताएंगे। हेयर क्या बताएंगे सर? हेयर G इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना चीजें, बिल्कुल भी इधर उधर दिमाग नहीं करना है। ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अब देखो आपको मिलने वाला है, आपको क्यों का आंसर मिलने वाला है। तो अगर इसकी हम वैल्यू निकालें, जी की वैल्यू अगर हम देखें तो जी इज इक्वल टू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो, क्यों का आंसर आपका यही छुपा हुआ है कि अगर आप जी की वैल्यू को ध्यान से देखो तो बहुत स्मॉल वैल्यू है। क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। और बहुत बहुत इस जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से वी कैन नॉट वी कैन नॉट फील दिस फोर्स। देखो, जी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसी वजह से वी कैन नॉट फील दिस फोर्स इन डेली लाइफ। ये देखो, ये सर आपको आंसर मिल गया। क्यों का आंसर मिल गया? क्यों? क्यों का जवाब मिला आपको कि ये जो फोर्स हमारा होता है, ये जो हमारा जी, हमारा हमने यहां पर ये जो जी यूज किया है, ये जी की वैल्यू, ये यूनिवर्सल, अभी मैं बताऊंगा यूनिवर्सल इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इस इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी ही नहीं कर रही थी, चाहे आप इक्वेटर पे जाओ, चाहे आप पोल पे जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ। ठीक है, इसकी वैल्यू बदल ही नहीं रही और इसके अगेंस्ट कोई भी हमको एविडेंस नहीं मिला, इस वजह से इसको यूनिवर्सल नाम दे दिया गया और इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू आई कितनी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जो लिखी हुई है, ये इसकी यूनिट लिखी हुई है। किसकी? ये जी की यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट ऑफ कैपिटल जी। यूनिट ऑफ कैपिटल जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, इसी वजह से वी कैन नॉट फील दिस फोर्स इन डेली लाइफ। वरना अगर ये एक्सपीरियंस हम डेली लाइफ में कर रहे होते तो हर कोई चलता और एक दूसरे से चिपक जाता, पर ये फोर्स नहीं है हमको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिलता। क्यों? क्योंकि ये बहुत वैल्यू इसकी बहुत कम होती, बहुत कम, वेरी स्मॉल। क्या होता है? इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल होती है, इस वजह से हमको डेली लाइफ में दिखाई नहीं पड़ता है। सर एकदम से क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, इस फोर्स की बात कर लें, इस फोर्स का क्या क्या हमारी यूनिट बनेंगी। तो पहली भाई यूनिट तो बेटा मेरा एसआई यूनिट अगर देख लो आप इसकी, तो इस फोर्स की एसआई यूनिट ऑफ, चलो अलग पेज पे देख लें, अलग पेज पे देख लिया जाए। ठीक है, अलग पेज पे देखो, यूनिट ऑफ, देखो मैं एफ जी लिखे दे रहा हूं, यूनिट ऑफ एफ जी मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, तो पहली तो आपकी एसआई सिस्टम में अगर हम लोग यूनिट देख लें, इन एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट अगर की हम बात कर लें एसआई यूनिट की, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन होगी। हम्म। अगर इसकी हम सीजीएस सिस्टम में यूनिट देख लें, सीजीएस यूनिट अगर इसकी हम बात कर लें, तो सीजीएस यूनिट भी इसकी क्या होगी, सीजीएस यूनिट भी इसकी, सीजीएस यूनिट इसकी होगी डाइन। क्या होगी, डाइन होगी। लेकिन अगर इसकी हम ग्रेविटेशनल यूनिट देखें, क्या, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर हम बात करें, तो ग्रेविटेशनल यूनिट इसकी क्या होती हैं, किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स, केजीएफ और जीएफ करके। इन बच्चों इसको, इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं वो लोग, तो इसको ध्यान रखना है। इसको मैं यहां लिखवा दे रहा हूं कि 1 kgf में, 1 kgf, 1 kgf में क्या होता है, जी न्यूटन होते हैं। कितने, जी न्यूटन। जी न्यूटन का मतलब 9.8 न्यूटन, ऐसे याद करो, 9.8 न्यूटन होते हैं। ठीक, 1 kgf में जी न्यूटन होता है, मतलब 9.8 न्यूटन होता है। 1 gf में कितना होता है, बताओ, 1 gf में कितने न्यूटन होंगे भाई, 1 kgf में जी न्यूटन होता है, तो 1 ग्राम फोर्स में कितने होंगे, बताओ। 1 ग्राम फोर्स में मेरे हिसाब से 0.98 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, या 980 होगा, बताओ। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फोर्स में आपके हो गए 9.8 न्यूटन। ठीक है, और 1 ग्राम फोर्स में हमारे हिसाब से 0.98 होगा। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में आपको इस किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.098। ठीक है, सही आ रहा है। इस वैल्यू को जरा, इस वैल्यू को जरा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इस वैल्यू को जरा कंफर्म कर लीजिए। समझ में आ गया, ठीक है। आकाश, पानी दे देना जरा। हम्म, दे दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 GF में तुम्हारा क्या होगा, जीएफ वो गर्लफ्रेंड वाली जीएफ नहीं तुम्हारी। ठीक है, वो जीएफ तुम्हारा ग्राम फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 980, हाँ ठीक है, 980 डाइन के आसपास आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 GF इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा कितना, 9.9, सॉरी 980 डाइन। ठीक, 980 डाइन, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई तुम्हारी। तो अब ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कभी कभी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, क्योंकि ये सब पूछ लेता है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब सब चीजें याद नहीं होती है तो फिर दिक्कत होती है। बाकी आप सारी चीजों से पता है आपको, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हमारी हो गई सारी बात एफ के बारे में। न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया, डाइन हो गया, ग्रेविटेशनल यूनिट केजीएफ हो गई, जीएफ हो गई। 1 kgf में 9.8 न्यूटन होते हैं, और 1 GF में 980 डाइन होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, चलो, अगर इसके हम डायमेंशन यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लें, डायमेंशनल फोर्स तो आप जानते हो, फोर्स की कोई भी हो क्या होती है, ML2T-2, सॉरी MLT-2, MLT-2। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, चलो,
तो अच्छा, अब यहां पर हम थोड़ी बात कर लें जी के बारे में, जो हमारा जी यूज हुआ है उसके बारे में बात कर लिया जाए जरा, अबाउट जी। कैपिटल जी जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसकी यूनिट तुम लोगों ने देख ही ली। इसकी यूनिट हम लोगों ने देख ली, क्या हुई इसकी यूनिट हमारी हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम इसकी बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा सर, यहां से निकाल लो बेटा। यहां से जो आपका फॉर्मूला बना है, यहां से जरा देखो, हम यहां पर देखो, F इज इक्वल टू जी एम वन, जो इसमें पीछे निकालो, तो यहां के निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे जगह नहीं बची थी क्या, है तो यहीं पर हम जी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। यहीं पर हम जी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहां से फॉर्मूला निकालें तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम वन एम टू चलाएगा नीचे, क्या एम वन और एफ आर स्क्वायर एम वन और एम टू यहां चलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, जी की वैल्यू यहां से निकल आएगी। अब अगले ही स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी जी का यूज करके कि जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू का हम यूज करेंगे, और इसी से हम निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ का देखो क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर, डिवाइड के अंदर हमारा हो जाएगा एम इंटू एम यानी कि एम स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम से एक पावर कट जाएगी और ये यहां पर हो जाएगा, तो एम की पावर -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, ये हमारा इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया, m-1 L3 T-2, ये इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, और भी इसकी यूनिट होती है, और इसकी यूनिट क्या ले सकते हो, और इसकी तुम यूनिट ले सकते हो डाइन, और इसकी यूनिट देखो क्या हो सकती है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर। और इसकी एक यूनिट तुम बना सकते हो कि भाई न्यूटन को हम एक चीज और तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, न्यूटन को, न्यूटन को हम एक चीज तो लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा हम छोटा कर दें, चलो यहां से एक चीज देखो, थोड़ा इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इसको इधर लेके आते हैं, तब शायद हमारे पास जगह बचे, है ना, इस तरीके से, तब हमारे पास शायद जगह बच जाएगी। दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, इधर देख लो। हाँ, तो अब देखो इसकी एक यूनिट और हो सकती है कि सर हम देखो इसकी जी एक हमारी जो यूनिट हुई, एक तो हमारी जिनको ब्रैकेट बंद करा उनको याद रखो, एक तो ये हमारी इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, एक हमारी ये हो सकती है यूनिट डाइन, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और देखो इसकी यूनिट क्या बन सकती है भाई, न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। और जैसे ही हम ये वाली न्यूटन की वैल्यू यहां उठा के रखेंगे, तो देखो एक नई यूनिट हमारे पास बन के आएगी, यूनिट ऑफ जी। देखो यूनिट ऑफ जी कुछ भी पूछ सकता है, वही तो मैं कहता हूं कुआं खोदो, ये तो हमारी डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल के आ गई। देखो ये वाली इसकी यूनिट परखो, समझो, न्यूटन का फोर्स, फोर्स का न्यूटन, और ये मीटर का मीटर स्क्वायर, नीचे दो मास है तो मीटर मास इंटू मास किलोग्राम, तो नीचे किलोग्राम। ये वाली यूनिट जो है वो डायरेक्ट यहां से बन के आई है, और ये वाली यूनिट इसका सिस्टम हमने बदल दिया, ये मीटर और किलोग्राम मतलब एमकेएस सिस्टम में है, तो हमने इसका ऊपर सीजीएस सिस्टम में लिख दिया, क्या, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब देखो एक और यूनिट हम बना सकते हैं कि न्यूटन को हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जरा न्यूटन की जगह पर ये वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यहां पे किलोग्राम, और यहां पर मीटर स्क्वायर पहले से था, यहां पर मीटर स्क्वायर पहले से था, न्यूटन की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, सेकंड नीचे आ गया और किलोग्राम भी नीचे आ गया, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया,
और मीटर में ऐड हो गया, यानी कि इसकी एक नई यूनिट बन के आई। क्या क्या यूनिट बन के आई कि मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन की जगह पर हमने रख दिया किलोग्राम मीटर, तो मीटर का क्यूब हो गया, और किलोग्राम स्क्वायर हो गया, तो किलोग्राम स्क्वायर हमारा नीचे है, और सेकंड स्क्वायर मास। हाँ ठीक। एक ये भी इसकी बहुत अच्छी, ये पूछा कि क्यों सर बता रहे हो ये, बेटा ये पूछा जाता है कभी कभी, जी की ये यूनिट दे देगा आपको, तो आप समझ नहीं पाओगे कि सर हमने तो ये पढ़ी है, ये पढ़ी और ये पढ़ी, फिर क्या हो। तो इन सारी यूनिट्स को भैया मेरे ध्यान में रखो। ठीक है, मैं हैशटैग लगा दे रहा हूं इन पर। क्या हैशटैग, एक ये हैशटैग लग गया, एक ये हैशटैग लग गया, और एक ये हैशटैग लग गया। ये दो तो देखो सर याद कैसे करें, अरे भैया मेरे ये दो तो याद ही हो जाएगी। ये वाली इस फॉर्मूले से याद कर लो। किस फॉर्मूले से, ये वाली इस फॉर्मूले से याद कर लो। ठीक, जो ये वाली यूनिट है वो इस फॉर्मूले से याद कर लो, जो इसके वाली यूनिट है वो बदल दो, न्यूटन है तो डाइन कर दो, मीटर है तो सेंटीमीटर कर दो, किलोग्राम है तो ग्राम कर दो। हाँ ये वाली याद रखनी पड़ेगी, याद रख पाओ तो याद रख लो, वरना आप ये याद रख लो कि न्यूटन को ये बोलते हैं, और ये न्यूटन की वैल्यू उठा के हमने यहां पुट कर दी, तो हम सीधे यहां पहुंच जाएंगे। क्या कहते हो, है ना। तो ये कुछ यूनिट के बारे में हमारी बात हुई। तो कुछ तो हमारी ये यूनिट हो गई कि एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, केजीएफ और जीएफ, और फिर मैंने इसमें रिलेशन बता दिया कि 1 केजीएफ में इतने न्यूटन होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, कि 1 केजीएफ में इस तरीके से कुछ इतने हमारे न्यूटन होते हैं। समझ में आ गया। ठीक, तो आपको ये सब सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये यूनिट, फिर इसके अंदर ये यूनिट आपको दिख रही हैं, और फिर इसके अंदर आपको ये यूनिट दिख रही हैं दो। ठीक है, और फिर आपको एक ये यूनिट यहां से ये वाली दिखी, ये वाली। तो इन जितने भी आपके ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, उन ब्रैकेट को आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, उन ब्रैकेट को आप क्या कर लेंगे, उन ब्रैकेट को आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक, आ गया समझ में। चलो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, ठीक है देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हम लोगों ने ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने अपनी एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया कि क्या है सर, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये वाला। ठीक, और हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि इसके बारे में हमने सारी नीचे चीजें देख ली कि क्या है, कि वैल्यूज क्या होती हैं, वेरी स्मॉल वैल्यू होती है, इस वजह से जो है डेली लाइफ में हम इसको देख नहीं पाते हैं, व्यू फील नहीं कर पाते हैं। एफ और आर के बीच का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, इसके पहले हम लोगों ने कैप्लर फर्स्ट लॉ पढ़ा, कैप्लर का सेकेंड लॉ पढ़ा, और कैप्लर का थर्ड लॉ भी पढ़ा, और वो आपके पीडीएफ फॉर्म में आपके तक यहाँ तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो इस पर जो भी लिखा हुआ मैं उसको रेस किए दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर इसका कोई मतलब नहीं, इसका मैंने पूरा फाइनल मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अभी इसके आगे ही स्लाइड पर करा दिया है, जो कि आप लोग अभी देख चुके हो प्रॉपर तरीके से। ठीक, तो जो बच्चे वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, प्लीज वो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो शुरुआत से देखें, तभी समझ में आएगा, वरना उनको यही लगेगा कि सर छूट गया है और सर पता नहीं क्या क्या पढ़ाए दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो इस पर लिखी हुई हैं बेटा, ये सब आप चीजें तभी समझ पाओगे, ये सब इतना सब सिस्टम तभी समझ पाओगे जब आप पढ़ोगे, लेक्चर बैक से लोगे। ये पढ़ा हमने, ये चीजें पढ़ी, तो अब हम लोगों ने आज क्या क्या चीजें कवर कर ली। हम लोगों ने आज कैप्लर्स लॉ कवर कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स कवर कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड कवर कर लिया, उसकी यूनिट कवर कर ली, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कवर कर लिया। उसी के अंदर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी यूनिट, उसके डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके बारे में जान लिया कि क्या होता है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने ये जानी कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को डेली लाइफ में क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू बहुत कम होती है, जो होती है 6.67 × 10⁻11, और ये इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हम लोग डेली लाइफ में इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वरना आप जो है अपने किसी दोस्त के गले मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप उसके पास खड़े हो जाते हैं, वो आपके आके चिपक जाता। ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इस वजह से आप उसको डेली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए। मैं ऋतिक मिश्रा मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बढ़िया कंटेंट के साथ, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जय हिंद, जय भारत।